हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 13 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो 12 पार्ट्स हैं हमने उनमें इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझा है और एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर चेक करें। सभी वीडियोस का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। आज हम पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारी एक्सरसाइज का, जो है TS गरेवाल बुक में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है उसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, स्टेट which of the following would result in inflow or outflow or no flow of cash and cash equivalents। हमें बताना है कि जो हमें ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं इनमें से किन ट्रांजैक्शंस में जो है वो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है या फिर नो फ्लो हो रहा है। ये हमें समझाना है, एक्सप्लेन करना है। अगर आपने यहाँ जो मैंने वर्ड लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको पार्ट 1 में, और मैंने इनफ्लोस और आउटफ्लोस का भी जो मीनिंग है ये क्या होते हैं इन्हें विद एग्जांपल समझाया है पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 चेक नहीं किया है तो आप इसे जरूर चेक करें और उसके बाद आप जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए, हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी गई है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। हमने एक फिक्स्ड एसेट सेल किया है जिसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख और जिसे हमने 10,000 प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल किया है। हमें बताना है इस ट्रांजैक्शन का हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर जो है वो क्या अफेक्ट आएगा, इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर नो फ्लो होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास बुक वैल्यू थी हमारे एसेट की 1 लाख, ठीक है, और हमने इसे प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल किया है। प्रॉफिट है हमारा 10,000। इट मीन्स जो हमारा सेल प्राइस है वो बन गया है 1,10,000। हमने हमारा जो एसेट था वो 1 लाख का था, हमने उसको 10,000 प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल किया है। इट मीन्स हमारा जो टोटल सेल प्राइस है वो बन गया है 1,10,000। हमने बताना है कि इस 1,10,000 का जो है वो क्या अफेक्ट आया है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर। अब देखिए, हमने सेल किया है, हमने अपना एसेट सेल किया है 1,10,000 का। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जब भी हम कुछ भी सेल करते हैं, ठीक है, सेल करने से हमें कैश रिसीव होता है। हमने अपना एसेट बेच दिया तो इन रिटर्न हम कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे कैश में। तो जब भी हम कैश रिसीव करते हैं तो हम उसे कहते हैं इनफ्लो। इट मीन्स यहाँ अगर मैं लिखूं तो आंसर में जो हमारा फ्लो होगा वो होगा हमारा इनफ्लो। हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, क्योंकि हमने जो कैश है वो रिसीव किया है। जब भी हम कैश रिसीव करते हैं तब हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होता है। मैं यहाँ पर आपको साथ में जो है वो रीजन भी लिख रही हूँ कि रीजन क्या है इनफ्लो होने का। आपको कई बार एग्जाम में जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि आपको रीजन बताना है इनफ्लोज या आउटफ्लोज का क्या रीजन है। तो यहाँ पर रीजन बनेगा, रीजन बनाना है हमने इनफ्लो का, कैश इज इंक्रीज्ड बाय 1,10,000। हमारा जो कैश है वो इंक्रीज हो गया है 1,10,000 से, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो हुआ है। कैश इंक्रीज हो गया है कि मैंने कैश रिसीव किया है तो मेरा जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ गया है, ठीक है। कैश इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स इनफ्लो हुआ है हमारे बिजनेस में। आप रीजन भी जो है वो अच्छे से ध्यान से समझ लें, क्योंकि आपको 1 मार्क में कई बार स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि आपको रीजन बताना है।
आगे देखिए, बी ट्रांजैक्शन हमें कही गई है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स को सेल किया है कैश बेसिस के ऊपर। हमने गुड्स को सेल किया है कैश बेसिस के ऊपर। जब भी हम अपने गुड्स को सेल करते हैं कैश बेसिस पर, मैंने जब गुड्स को सेल किया, मैंने साथ ही में जो है वो उनकी कैश में पेमेंट जो है वो रिसीव कर ली है। हम यहाँ पर भी जो है वो कैश रिसीव कर रहे हैं। जब भी हम कैश रिसीव करते हैं तो हमारे बिजनेस में फ्लो होता है। कौन सा फ्लो होता है? यहाँ पर आएगा इनफ्लो, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो है वो पैसा आ रहा है, बिजनेस में कैश आया है। हमने यहाँ पर लिखना है रीजन भी साथ में। रीजन में हम लिखेंगे कैश इज इंक्रीज्ड बाय द सेल ऑफ गुड्स। हमने जब गुड्स को सेल किया तो हमने साथ ही में जो है वो कैश भी रिसीव कर लिया है, तो हमारे बिजनेस में इनफ्लो हुआ है कैश का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। हमने मशीन खरीदी है कैश बेसिस के ऊपर। मैंने जब अपनी मशीन परचेज करी है तो मैंने साथ ही में जो है वो उसकी पेमेंट भी कर दी है कैश में। अब हम यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर रहे हैं। हमने कैश में पेमेंट करी है। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमारे बिजनेस में जो पैसा है, हमारे बिजनेस में से जो पैसा है वो बाहर चला जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पर कौन सा फ्लो आएगा? यहाँ पर फ्लो आएगा हमारा आउटफ्लो, क्योंकि जो कैश है वो हमारे बिजनेस में से जो है वो बाहर जा रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट करी है। जब भी हम पेमेंट करते हैं तो कैश जो है वो बाहर चला जाता है हमारे बिजनेस में से। अब हमने यहाँ पर लिखना है इसका रीजन। इसका रीजन होगा कैश इज डिक्रीज्ड by the purchase of machinery। हमने जब मशीन परचेज करी है तब जो है वो हमारा कैश जो है वो बाहर चला गया बिजनेस में से। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो आउटफ्लो हो रहा है। तो आप रीजन भी ध्यान से समझ लें कि हमने कैसे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 10 लाख एंड कंसिडरेशन पेड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने एक लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो परचेज करी है 10 लाख की, और हमने बिल्डिंग जब खरीदी तब हमने कैश में पेमेंट नहीं करी है। हमने कैश की जगह जो है वो डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। कंसिडरेशन पेड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने पेमेंट करने की जगह जो है वो डिबेंचर्स जो है वो इशू कर दिए हैं। अब आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन से हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट आएगा। अब देखिए, अगर मैं जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करूं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी? हमने लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज किया है। जब भी हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तब हम उसे डेबिट करते हैं। हमने डेबिट कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड, ठीक है। अब हमने कैश में जो है वो पेमेंट नहीं करी है। हमने जो है वो डिबेंचर्स इशू करे हैं। जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें, जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो एक तरह की हमारी जो है वो लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं हमारी जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सबका जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने यहाँ पर डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। इट मीन्स हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो जब भी हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तब हम उन्हें जो है वो क्रेडिट करते हैं। इट मीन्स यह जर्नल एंट्री में हम लिख देंगे टू डिबेंचर्स, ठीक है। ये हमारी जर्नल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ दोनों की अमाउंट्स जो हैं वो 10 लाख जो है वो आ जाएगी, जितने की हमने लैंड परचेज करी है, और इन रिटर्न हमने 10 लाख देने के बदले जो है वो 10 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं। अब देखिए, इस जर्नल एंट्री में कहीं भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई भी कंपोनेंट नहीं आया है।
इस जर्नल एंट्री में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कोई भी कंपोनेंट नहीं आया है, इट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो अफेक्ट हुए ही नहीं हैं हमारी इस ट्रांजैक्शन से। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो फ्लो होगा, जो यहाँ पर फ्लो होगा वो होगा नो फ्लो। ठीक है, और इसका रीजन होगा, मैं आपको रीजन भी साथ में लिख देती हूँ। इसका रीजन होगा कैश इज नॉट ट्रांजैक्टेड। इस ट्रांजैक्शन में नो फ्लो हुआ है क्योंकि कैश की कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुई है। अगर इस जर्नल एंट्री में कैश या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कोई भी कंपोनेंट आता तब जो है वो यहाँ पर कोई अफेक्ट या कोई फ्लो होना था। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए जर्नल एंट्री हम पास करते लैंड एंड बिल्डिंग डेबिटेड टू कैश, अगर हमने बिल्डिंग कैश बेसिस पर जो है वो परचेज करी होती, तो अब इस जर्नल एंट्री में जो है वो कैश क्रेडिट हुआ है। कैश के क्रेडिट होने का मतलब है कि हमारा जो कैश है वो डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो हम उन्हें जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा कैश डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स जब हमने बिल्डिंग खरीदी तो हमने जो है वो कैश में पेमेंट कर दी है, हमने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने से क्या होता है, हमारे कैश का आउटफ्लो होता है हमारे बिजनेस में से। तब यहाँ पर जो फ्लो आना था वो यहाँ पर आउटफ्लो आ जाना था, और रीजन में हमने लिख देना था कि कैश इज डिक्रीज्ड बाय 10 लाख, जिसकी वजह से जो है वो आउटफ्लो हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जर्नल एंट्री में कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर अफेक्ट नहीं आया है, तो इट मीन्स जो है वो यहाँ पर नो फ्लो होगा। अगर आपको कई बार कभी पता ना चले कि कौन सा फ्लो हो रहा है या नो फ्लो हो रहा है, तो आप जो है वो जर्नल एंट्री पास करके देख लें। अगर जर्नल एंट्री में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में नो फ्लो होगा उस ट्रांजैक्शन का। ठीक है, जैसे ये इस एग्जाम्पल में इस जर्नल एंट्री में कहीं भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आया था, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं होगा। जैसे ये वाली एग्जाम्पल है, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक पार्ट है, कैश है, कैश यार यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कौन सी ट्रांजैक्शन पूछी गई है, ठीक है, उसका अफेक्ट आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़्यादातर जो है वो पूछा जाता है आपको आपके एग्जाम्स में। इशूड फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, हमने बोनस शेयर्स जो हैं वो इशू करे हैं, हमने बताना है कि बोनस शेयर्स का हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले आपको इस पॉइंट के लिए क्लियर होना चाहिए कि बोनस शेयर्स का जो है वो मीनिंग क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर मीनिंग जो है वो नोट किया हुआ है बोनस शेयर्स का। आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है बोनस शेयर्स का मीनिंग जो है वो क्या होता है। बोनस शेयर्स आर द एडिशनल शेयर्स which are issued by the company to its existing shareholders at free of cost। बोनस शेयर्स जो है वो कुछ एडिशनल शेयर्स होते हैं जिन्हें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर्स जो है वो फ्री में इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट का जो है वो क्या मीनिंग है, यहाँ पर हमने जैसे अकाउंट्स में पढ़ा है कि बिजनेस जो होता है वो हमेशा अपने बिजनेस में जो है वो कुछ अमाउंट के रिजर्व्स जो है वो हमेशा क्रिएट करके रखता है, कोई भी बिजनेस जो होता है। इसी तरह से कंपनीज भी जो हैं वो अपने बिजनेस में कुछ रिजर्व्स जो हैं वो क्रिएट करके रखती हैं ताकि अगर उन्हें फ्यूचर में ज़रूरत पड़े पैसों की तो वो इस रिजर्व में से कुछ अमाउंट को जो है वो यूज कर सके, जिसके लिए वो रिजर्व क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस में। ठीक है, कई बार
कंपनी सोचती हैं कि अगर उनके पास ज्यादा ही कुछ अमाउंट का रिजर्व पड़ा हुआ है तो वो उसमें से कुछ अमाउंट को जो है वो यूटिलाइज कर लें अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो इस रिजर्व में से कुछ अमाउंट को यूज करके उनके जो है वो बोनस शेयर्स इशू कर देती हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक कंपनी है ABC। ठीक है, इन्होंने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है वो शेयर्स इशू कर दिए, बोनस शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, बोनस शेयर्स इशू कर दिए। लेकिन अब नॉर्मल अगर हम शेयर्स इशू करते हैं तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इन रिटर्न जो है वो कंपनी को हम जो है वो कैश में पेमेंट करते हैं। लेकिन बोनस शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी ने बस बोनस शेयर्स जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो है वो इशू कर देती है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन रिटर्न कंपनी को पेमेंट नहीं करते हैं। तभी हम इन्हें कहते हैं बोनस शेयर्स, क्योंकि ये हमें फ्री में जो है वो रिसीव हो जाते हैं। शेयर होल्डर्स को कंपनी को कोई भी पेमेंट अपने बोनस शेयर्स के लिए नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो बोनस शेयर्स इशू करती हैं ताकि वो उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके माइंड में अपनी गुडविल को एनहेंस कर सके या अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो रिटेन करके रख सके, जिसके लिए वो बोनस शेयर्स जो हैं वो इशू कर देती हैं। अब कंपनी बोनस शेयर्स इशू कैसे करती है? कंपनी के पास जो उसका रिजर्व पड़ा होता है वो उसे यूटिलाइज करती हैं अपने बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें तो वो क्या बनेगी? कंपनीज जो है वो रिजर्व को यूज कर रही है। रिजर्व्स का हमेशा ध्यान रखें, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, रिजर्व्स का। तो अब हम रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं, इट मीन्स रिजर्व्स की अमाउंट जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो हम रिजर्व्स को जो है वो डेबिट कर देंगे। हमने यहाँ डेबिट कर दिया, रिजर्व्स डेबिट। सपोज 5 लाख के बोनस शेयर्स जो है वो कंपनी इशू कर रही है। कंपनी ने रिजर्व में से 5 लाख रुपीज जो है वो निकाल लिया। अब जो ये शेयर्स इशू हुए हैं, इशू होने के बाद ये शेयर्स जो है वो हमारी शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स नए शेयर्स इशू हो जाएंगे तो हमारी शेयर कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी, और जो हमारी शेयर कैपिटल होती है उसका जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब भी हमारी कैपिटल बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 5 लाख शेयर कैपिटल में ऐड, और ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब देखिए, इस जर्नल एंट्री में कहीं भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आया है? नहीं आया है। ना ही यहाँ पर कैश आया है, ना ही यहाँ पर बैंक आया है, ना ही यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी आई है। कुछ भी नहीं आया है जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेट करता है। इट मीन्स कि इस ट्रांजैक्शन में भी जो है वो नो फ्लो होगा, कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पर कहीं भी इफेक्ट नहीं आया है। ना ही वो कुछ डेबिट हुआ है, ना ही वो कुछ क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ना ही रिजर्व कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है, ना ही शेयर कैपिटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। तो इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन का भी जो आंसर होगा वो होगा नो फ्लो। यहाँ पर जो फ्लो होगा वो होगा नो फ्लो, और इसका रीजन होगा कैश इज नॉट ट्रांजैक्टेड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने यहाँ पर नो फ्लो कैसे लिखा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी बार बच्चे क्या करते हैं, शेयर्स लिखा हुआ है, वो बोनस का मतलब नहीं समझते हैं, और शेयर्स को जो है वो इनफ्लो में शेयर्स को समझ लेते हैं कि हमने नए शेयर्स इशू करे हैं तो कंपनी को इन रिटर्न जो है वो कैश रिसीव हुआ होगा। जैसे हम नॉर्मल शेयर्स इशू कर देते हैं तो वो इसका आंसर जो है वो इनफ्लो लिख देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। बोनस शेयर्स के केस में जो है वो हमेशा नो फ्लो होता है, क्योंकि कंपनी शेयर्स इशू तो करती है पर उन्हें इन रिटर्न में जो है वो कैश रिसीव नहीं होता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने कैश जो है वो बैंक में से विथड्रॉ करवाया है। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर कैश जो है ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है। अब जो बैंक है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का पार्ट है। ठीक है, अब तक हमने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स पढ़ी हैं उनमें सिर्फ कोई एक कंपोनेंट होता है जिससे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेट करता है। अब यहाँ पर दो आइटम्स हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेट करती है, तो हमें बताना है कि इसका हमारे अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। सपोज कर लीजिए मेरे पास 40,000 बैलेंस पड़ा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। ठीक है, मेरे पास 40,000 बैलेंस पड़ा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। हमारे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, एक है कैश और एक है बैंक। ठीक है, मैंने कैश विड्रॉ करवाया है बैंक में से। सपोज मैंने 5,000 रुपीज विड्रॉ करवाए हैं बैंक में से। ठीक है, 5,000 मैंने विड्रॉ करवाए बैंक में से, इट मीन्स मेरे बैंक में से 5,000 जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मैंने 5,000 बैंक में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने पैसा बैंक से विड्रॉ करवाया तो इट मीन्स पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरा कैश इन हैंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मीन्स 5,000 मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। ठीक है, 40,000 का बैलेंस पहले ही पड़ा था हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। 5,000 मैंने बैंक में से विड्रॉ करवा लिया, तो मैंने बैंक में से माइनस कर दिया क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और मेरा कैश इन हैंड जो है वो बढ़ जाएगा, तो मैंने कैश इन हैंड में प्लस कर दिया 5,000। अब जब मैं इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व करूंगी तब ये 5,000 इस 5,000 से कैंसिल हो जाएगा और मेरा बैलेंस फिर से जो है वो 40,000 ही बच जाएगा। इट मीन्स मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। वो पहले भी 40,000 का था और वो अब भी 40,000 का ही है। इसका रीजन ये था क्योंकि ट्रांजैक्शन में जो हमारे एलिमेंट्स थे वो दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के थे। एक में से अमाउंट माइनस हुई तो दूसरे में प्लस हो गई, जिसकी वजह से इनका जो इफेक्ट है वो निल हो गया। ठीक है, पहले भी 40,000 था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अब भी वो 40,000 का ही है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो फ्लो होगा वो होगा नो फ्लो, क्योंकि ना ही हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इंक्रीज हुआ है ना ही वो डिक्रीज हुआ है। वो पहले जितना था अब भी उतना ही वो रह गया है। तो इट मीन्स यहाँ पर नो फ्लो होगा। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें तो इसकी जर्नल एंट्री जो है वो होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये जो है वो जर्नल एंट्री होगी इस ट्रांजैक्शन की। अब देखिए कैश बढ़ गया, डेबिट कर दिया, बैंक कम हो गया तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। अब ये दोनों ही कंपोनेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के हैं। एक कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा सेम अमाउंट से जो है वो कम भी हो रहा है, तो इनका जो इफेक्ट होगा वो आपस में ही खत्म हो जाएगा और हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर जो है वो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितने के थे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो अब भी उतने के ही जो है वो रह जाएंगे। अब यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे, इट इज अ मूवमेंट बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बोनस शेयर्स वाली ट्रांजैक्शन भी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड। हमने जो है वो इंटरम डिविडेंड पे किया है। हम जब भी कुछ भी पेमेंट करते हैं तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से जो कैश है वो बाहर जा रहा है। अब हमने जो है वो डिविडेंड पे कर दिया है। डिविडेंड पे करने का मतलब क्या है, हमने कैश में पेमेंट कर दी है, तो इट मीन्स यहाँ पर फ्लो आएगा आउटफ्लो, क्योंकि जब भी हम पेमेंट्स करते हैं तो पैसा हमारे बिजनेस में से बाहर चला जाता है।
और अब हमने लिखना है यहाँ पर रीजन हम लिखेंगे कैश इज डिक्रीज्ड बाय द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कैश जो है वो हमारा कम हो गया डिविडेंड की पेमेंट करने से। सो लर्नर्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 1 मार्क में जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कैलकुलेट रिजल्टिंग कैश फ्लोज एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लोज। हमें बताना है कि रिजल्टिंग कैश फ्लोज क्या होंगे, हमारे बिजनेस में इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा, और हमें बताना है कि नेचर ऑफ कैश फ्लोज क्या है। इट मीन्स कि जो हमें ट्रांजैक्शन बताई गई है वो किस एक्टिविटी से जो है वो रिलेट करती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग से या फिर फाइनेंसिंग से। ये हमें जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम सभी ट्रांजैक्शंस को जो है वो रीड करते हैं। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2,50,000। हमने एक मशीनरी को एक्वायर किया है। एक्वायर का मतलब है हमने परचेज किया है एक मशीनरी को। पेइंग 20% बाय चेक। 20% अमाउंट जो है वो हमने चेक से पे कर दी। चेक मीन्स हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक से हुई है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेबल, और जो बैलेंस बच गया ये 20% पे करने के बाद उसके जो है वो हमने बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। इट मीन्स कि हमने 2,50,000 की एक मशीन परचेज करी है। 2,50,000 का 20% हमने चेक से पे कर दिया है, और बैलेंस जो बचा है उसके लिए हमने जो है वो बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। हमने बताना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन सा फ्लो हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी से जो है वो रिलेट करती है। सबसे पहले देखिए हमें बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का जो है वो नेचर क्या है, या ये ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी से रिलेट करती है। अब देखिए हमने यहाँ पर परचेज किया है मशीनरी को। हम सबको पता है कि मशीनरी जो है वो हमारे नॉन करंट एसेट का जो है वो पार्ट होती है, ठीक है। और जो हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं हम उन सभी को इंक्लूड करते हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। इट मीन्स इस एक्टिविटी का जो नेचर होगा वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये मशीनरी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी, क्योंकि ये एक नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। और जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं हम उन सभी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाते हैं। अब हमें साथ में बताना है कि रिजल्टिंग कैश फ्लो जो है वो क्या है। इसके लिए हमें जो है वो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। देखिए जर्नल एंट्री बनेगी, हमने मशीन परचेज करी है। इट मीन्स मशीन डेबिट हो जाएगी। हमने मशीन परचेज करी है 2,50,000 की, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 20% हमने चेक से पे कर दिया है। इट मीन्स 20% की जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक से हुई है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैंक। अब यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, 2,50,000 का 20% जो है वो हमने बैंक से पे किया है। इसका 20% होगा 50,000। हमने 50,000 जो है वो बैंक से पे कर दिया है, और जो बैलेंस है उसके हमने बॉन्ड्स इशू कर दिए हैं। इट मीन्स जो 2 लाख बचा हमने उसके बॉन्ड्स इशू जो है वो कर दिए हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारा एक तरह का डेट होते हैं, एक डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं बॉन्ड्स। इनका भी जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने यहाँ बॉन्ड्स इशू किए हैं, इट मीन्स हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो हमारी जो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम इसे क्रेडिट कर देते हैं, और ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई है। हमने मशीन परचेज करी 2,50,000 की, जिसमें से 50,000 हमने बैंक में से पे कर दिया, और 2 लाख रुपीस के जो है वो हमने शेयर्स इशू
कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस ट्रांजैक्शन से कितना आउटफ्लो या इनफ्लो हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम चेक करते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कोई पार्ट आया है या नहीं आया है। सो हमें जर्नल एंट्री से पता लगा कि सिर्फ ये एक पार्ट है जो हमारी जर्नल एंट्री में इंक्लूड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, जिसमें हमने बैंक को क्रेडिट किया है। बैंक को क्रेडिट करने का क्या मतलब है कि जो हमारा बैंक है वो डिक्रीज हुआ है 50,000 से, क्योंकि हमने जो है वो पेमेंट कर दी है। तो इट मीन्स इस एक्टिविटी में फ्लो कौन सा होगा, देयर इज एन आउटफ्लो बाय ₹50,000। 50,000 से जो है वो यहाँ पर आउटफ्लो हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ ये आउटफ्लो बाय 50,000 का, जो हमने ये जर्नल एंट्री पास करी है। अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं, अगर मैं इसे लिख दूं मशीनरी डेबिट टू बैंक 50,000, ठीक है, और लिख दूं मशीनरी डेबिट टू बॉन्ड्स 2 लाख एंड 2 लाख। अब आप खुद ही देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों जर्नल एंट्रीज में कैश का फ्लो कैसे हो रहा है। ये फर्स्ट एंट्री है, इसमें आया है बैंक, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो है वो पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मैंने पेमेंट कर दी है बैंक से, तो हमने यहाँ लिख दिया आउटफ्लो बाय ₹50,000। और जो ये दूसरी ट्रांजेक्शन थी, इस ट्रांजेक्शन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई भी पार्ट नहीं आया है, तो इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में जो है वो कोई भी फ्लो नहीं हुआ है, इसमें हुआ है नो फ्लो, और इस ट्रांजेक्शन में हुआ है आउटफ्लो। तो इसलिए हमने अपने आंसर में लिखा है देयर इज एन आउटफ्लो बाय ₹50,000। इस पूरी ट्रांजेक्शन में जो है वो सिर्फ एक ही फ्लो हुआ है, वो हुआ है आउटफ्लो का ₹50,000 का। आई होप आपको अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो समझ आ गई होगी कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया है। नेक्स्ट अब आप देखिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेड ₹2,50,000 टू एक्वायर शेयर्स इन इनफॉर्मा टेक लिमिटेड। हमने पेमेंट करी है 2,50,000 की, जिससे हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं। एक्वायर मीन्स हमने अपने जो शेयर्स हैं वो परचेज करे हैं इनफॉर्मा टेक लिमिटेड में, एंड रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹50,000 आफ्टर एक्यूजिशन। और हमने जो ये इन्वेस्टमेंट, जो ये शेयर्स परचेज करे थे, इसके ऊपर जो है वो हमने डिविडेंड रिसीव करा है ₹50,000 का। हमने बताना है कि इस ट्रांजैक्शन का हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी की। हमने यहाँ पर शेयर्स परचेज करे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, पहले की वीडियोस में, जब भी हम शेयर्स परचेज करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को जो है वो परचेज कर लेते हैं, तो वो जो आइटम होती है वो हमारे एसेट्स का पार्ट बन जाती है। ठीक है, हमने यहाँ पर शेयर्स परचेज करे हैं। शेयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, इट मीन्स ये जो शेयर्स हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनेंगे, और जितने भी हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो सारे हमारे जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनते हैं। तो इट मीन्स इसका आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हम ऑलरेडी पॉइंट में आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ जब हमने आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11, तो आप उसे जो है वो जरूर चेक कर सकते हैं। अब हमने बताना है कि जो ये ट्रांजैक्शन है इससे फ्लोज जो है वो कौन से हो रहे हैं, इनफ्लो हो रहा है या फिर आउटफ्लो हो रहा है। इसके लिए देखिए, हमने सबसे पहले पेमेंट करी है, पेमेंट टू परचेज शेयर्स। ठीक है, हमने पेमेंट करी है 2,50,000 की। ठीक है,
2,50,000 की जो है वो हमने पेमेंट करी है। आउटफ्लो है, पेमेंट जो है हम उसे हमेशा जो है वो नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, और नेगेटिव साइन के लिए जो है वो हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, हमने पेमेंट करी थी शेयर्स खरीदने के लिए जिनकी वैल्यू थी 2,50,000। ठीक है, अब हमने जो है ये डिविडेंड रिसीव किया है। डिविडेंड जो रिसीव किया है हमने इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किया है जो हमने अभी परचेज करी है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है तो इसके ऊपर जो हमें डिविडेंड रिसीव होगा वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हमने जो डिविडेंड है वो रिसीव किया है, हमने डिविडेंड रिसीव किया है, इट मीन्स हमारी इनकम हो गई। ठीक है, हमने 50,000 का डिविडेंड रिसीव किया है, इनकम है तो हमने इसे जो है वो पॉजिटिव में लिखा है। ठीक है, अब इनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो 2 लाख जो है वो बच रहा है नेगेटिव का। इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स के साइन जो है वो यूज करूंगी क्योंकि पेमेंट हमने करी है 2,50,000 की। ठीक है, ये माइनस वाली अमाउंट बड़ी थी और जो हमने इनकम रिसीव की है वो अमाउंट जो थी वो कम थी, जिसकी वजह से जब हमने इसे प्लस माइनस किया तो हमारे पास जो साइन बचा है वो बड़ी वाली अमाउंट का बचा है। इट मीन्स यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव का है, नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि हमें ज्यादा जो है वो पेमेंट करनी पड़ी। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा फाइनल आंसर बचा है वो नेगेटिव का बचा है। ठीक है, तो इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन का जो फ्लो होगा वो हमारा होगा आउटफ्लो बाय ₹2 लाख, और ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा आउटफ्लो। तो जब भी ट्रांजैक्शन में जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जब वो सेम एक्टिविटी से रिलेट करती हैं तो हम उनका जो है वो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर फाइनल अमाउंट जो है वो ही हम जो है वो लिखते हैं। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव में बच जाती तो हम इसे शो करते इनफ्लो, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेंस जो है वो बच गया है, तो इट मीन्स हमारा जो कैश है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव में था इसलिए हमने इसे लिखा आउटफ्लो। देखिए लास्ट ट्रांजैक्शन है, अब हमारे पास सोल्ड मशीनरी ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 1,60,000 फॉर 60,000। हमारे पास एक मशीन थी, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 2 लाख, जिसके ऊपर 1,60,000 डेप्रीसिएशन लगी और फाइनली हमने उसे जो है वो 60,000 के ऊपर जो है वो सेल कर दिया है। हमने उसे सेल किया है 60,000 के ऊपर। यहाँ पर हमें सेल प्राइस जो है जितने पर हमने उसे सेल किया है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नेचर क्या होगा इस ट्रांजेक्शन का। हमने मशीन सेल करी है, जितनी भी मशीन्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी सारी नॉन करंट नेचर की होती हैं और जितनी भी नॉन करंट आइटम्स होती हैं उन्हें हम सभी को जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो है वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये जो है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। और लास्ट हमें बताना है फ्लो कितना हुआ है, फ्लो और कौन सा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने मशीन को सेल किया है। जब भी हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो इन रिटर्न जो है वो हम कैश रिसीव करते हैं। अगर हमने उसे कैश बेसिस पर सेल करा है, यहाँ कुछ नहीं बताया है, तो इट मीन्स वो कैश बेसिस पर ही हमने जो है उसे सेल किया है। तो इट मीन्स यहाँ पर इनफ्लो होगा, इनफ्लो बाय ₹60,000, क्योंकि हमने सेल किया है। सेल करने से हम जो है वो कैश रिसीव करेंगे और जब हम कैश रिसीव करते हैं तब हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होता है। आई होप लर्नर्स अब आपको ये दोनों क्वेश्चंस
जो है वो अब क्लियर हो गए होंगे कि हम इन्हें जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये 1 मार्क्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटी बताइए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताइए या फिर फ्लोज बताइए, और कई बार आपको साथ में रीजन भी जो है वो पूछा जाता है। तो मैंने आपको रीजंस भी समझा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आप उन्हें एक बार अच्छे से समझ लें कि आपको इन्हें किस तरह से लिखना है। ज्यादातर जो ये हमने पॉइंट्स किए हैं ये ही ज्यादातर जो है वो रिपीट होते हैं। चलिए लर्नर्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।